सो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर का। एमआईटी मुजफ्फरपुर जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। यहाँ से बेस्ट बेस्ट प्लेसमेंट्स भी निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसका सारा चीज़ हम लोग इन डिटेल कवर करने वाले हैं, जैसे कि कट ऑफ, इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपका कितना कट ऑफ आना चाहिए, फ़ी स्ट्रक्चर, आपका फ़ी कितना होने वाला है इस कॉलेज से बीटेक कंप्लीट करने के बाद, प्लेसमेंट्स लगने वाले कि नहीं, कैंपस फैसिलिटीज, सीट मैट्रिक्स, क्या क्या सीटें हैं इस कॉलेज के अंदर, कौन से ब्रांच आपको मिल रहा होगा, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू, अगर एमआईटी मुजफ्फरपुर के ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ आता है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे शॉर्ट में हम लोग एमआईटी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारा इंस्टीट्यूट टाइप, यानी कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। तो कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट है। आप भी ये जानते होंगे कि बिहार का जो बिहार स्टेट का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है एमआईटी मुजफ्फरपुर, वो फुल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर इस्टेब्लिश्ड का बात करें कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, तो ये कॉलेज हमारा काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इस कॉलेज का निर्माण हमारा आज़ादी के 7 साल बाद हुआ था, जिसका उद्घाटन नेहरू जी ने किया था, ठीक है। अब कहा जाता है कि दारू और इंजीनियरिंग कॉलेज एक समान होते हैं। एक समान कैसे होते हैं? क्योंकि जितना पुराना दारू हो या फिर जितना पुराना कॉलेज हो, वो उतना ही अच्छा माना जाता है। अच्छा क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसके पास बहुत सारे एलुमनाई होते हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट्स पहले हो जाते हैं, बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, जो कि अपकमिंग स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस मुताबिक माना जाता है कि कॉलेज जितना पुराना हो काफ़ी अच्छा होगा उतना ही। तो इस हिसाब से ये कॉलेज काफ़ी अच्छा भी है, इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करिए, कॉलेज कहाँ मौजूद है मुजफ्फरपुर के अंदर, तो लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार 842003, ठीक है। ये इसका प्रॉपर लोकेशन हो गया। अगर आपको इस कॉलेज को विजिट करना होगा तो आप डायरेक्ट इस लोकेशन के थ्रू विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें मोड ऑफ एडमिशन का, कि आप इस कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो बेसिकली दो तरीका है आपके पास एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहला जेईई मेन और दूसरा बीसीसी, ठीक है। पहले क्या होता था कि सिर्फ बीसीसी से ही एडमिशन होता था, बट बाद में 2019 के बाद क्या किया गया कि इसको जेईई मेन से एफिलेटेड करा दिया गया, ठीक है। कि जेईई मेन से भी इसमें एडमिशन होगा और जेईई मेन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया। पहले एडमिशन होगा जेईई मेन के थ्रू, और फिर जब सीट्स रह जाएंगे तो फिर बीसीसी के थ्रू एडमिशन्स होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन कैसे लेना है। तो एडमिशन के लिए जेईई मेन की कुछ क्राइटेरिया है। तो इसका पहला क्राइटेरिया कि आपका 12th पास होना चाहिए और आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। और अगर बात करें अटेम्प्ट्स का, किसको कितना बार हम लोग दे सकते हैं, तो अपने लाइफ के 3 बार तक हम लोग जेईई मेन के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पहला जब आप 12th अपीयर कर रहे हो, जब आप 12th देने वाले हो, दूसरा उसके 1 साल बाद, और तीसरा जब आप दे चुके हो 1 साल बाद तो उसके भी 1 साल बाद, यानी कि प्रॉपर 3 साल आप लगातार जेईई मेन के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद अब इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप जेईई मेन के एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं तो सबसे पहले आप जेईई मेन के एग्ज़ाम को देते हैं, और जेईई मेन के एग्ज़ाम के बाद जो आपका परसेंटाइल आता है, जो आपका जेईई मेन में रैंक आता है, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं यूजीएससी में, ठीक है। तो उसके बाद आपका यूजीएससी एक रैंक आता है, उस रैंक के थ्रू आपका फिर चॉइस फिलिंग होता है, काउंसलिंग होता है बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। तो ऐसे ही आपका इस कॉलेज में भी एडमिशन होता है। तो ये तो आपका हो गया जेईई मेन की, जेईई मेन के थ्रू एडमिशन कैसे लें। दूसरा होता है आपका बीसीसी। बीसीसी में आपको कुछ नहीं करना रहता, डायरेक्ट आप एग्जाम दे रहे होते हैं और डायरेक्ट आपका रैंक आता है और आपका एडमिशन हो रहा होता है, ठीक है। अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेफरेंस में जेईई मेन को पता, पहला प्रेफरेंस जेईई मेन को ही दिया जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप जेईई मेन के थ्रू ही आप पाओ। सबसे पहला चीज़ है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि जेईई मेन होता क्या है, या फिर जेईई मेन से कैसे बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन होते हैं। तो जेईई मेन से काफ़ी ज़्यादा जैसे कि आसानी पड़ता है एडमिशन लेना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि बिहार इंजीनियरिंग में आप जेईई मेन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। और दूसरा चीज़ ये रहता है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर ब्रांच, सिविल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितना भी हमारा बड़े बड़े ब्रांचेस माने जाते हैं, अच्छे ब्रांचेस माने जाते हैं, सारे हमारे जेईई मेन के थ्रू ही फिल्ड होते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वगैरह का बात कर ले, तो इसमें सीट रह जाते हैं, तो इसको फिर बीसीसी से भरा
जाता है। तो ये सीन रहता है कि अगर आपको, तो इसलिए अगर आपको प्रॉपर अच्छा सा ब्रांच चाहिए, डिसाइड ब्रांच चाहिए, डिसाइड कॉलेज में चाहिए, तो आपको जेई मेन को फर्स्ट प्रेफरेंस देना होगा। आपको जेई मेन के थ्रू ही इस कॉलेज में आना रहेगा। अगर बीसीसी का बात करें कि बीसीसी का क्या क्राइटेरिया, तो बीसीसी में भी आपको 12th में जस्ट पास होना है, और 12th के बाद इसको आप कितना भी बार दे सकते हैं और कब तक भी दे सकते हैं। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 3 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जी सीआरओएल में ही एक बार सुनने को आया था कि एक व्यक्ति का इस बार एडमिशन हुआ है जो कि 59 ईयर ओल्ड है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर। 59, 59 साल का एक इंसान जो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है बीसीसी के थ्रू। आप समझ सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वही है कि जेईई मेन से आपका प्लस पॉइंट रहता है कि थोड़ा अभी कट ऑफ है, जैसे कि कट ऑफ में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है, और आपको जो बड़े बड़े ब्रांचेज है वो आसानी से मिल जाते हैं जेईई मेन के थ्रू। अगर बात करें कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का, कि इस कॉलेज के अंदर कौन से आपको कोर्सेज मिल रहे होते हैं और कौन से ब्रांचेज में कितने कितने सीट्स हैं, ठीक है। तो अगर कोर्सेज का बात करें तो कोर्स में आपको इस कॉलेज के अंदर मेनली बीटेक कराया जाता है, जो कि एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जो 4 साल का होने वाला है, जिसके बाद आपका प्रॉपर एक जॉब लग रहा होता है, ठीक है। अगर इस कोर्स के अंदर ब्रांचेस का बात करें कि कौन से ब्रांचेस में हमारा बीटेक कराया जाता है, तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपको इस कॉलेज में इंजीनियरिंग कराया जाता है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो सीएससी है ही नहीं, यानी कंप्यूटर साइंस से क्या इसमें इंजीनियरिंग नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, आईटी जो ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर फील्ड रिलेटेड ही ब्रांच है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे ब्रांचेस में हैं, जैसे कि स्पेशलाइजेशन भी आने लग गए हैं, जैसे कि आप सुन रहे होंगे सीएससी विद डेटा साइंस, सीएससी विद एआई, सीएससी विद एआईएमएल। तो ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड ही होता है, बस अलग अलग वेरिएशन होते हैं, ठीक है। अगर सीट मैट्रिक्स का बात करें कि कौन से ब्रांच में कितने कितने सीट्स हैं, तो अगर सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है हमारे पास। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट है हमारे पास। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हमारे पास 60 सीट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हमारे पास 40 सीट्स हैं। आईटी इंजीनियरिंग में हमारे पास 66 है। लेदर टेक्नोलॉजी में हमारे पास 15 सीट है, और बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में हमारे पास 60 सीट है, ठीक है। तो अगर बात करें कट ऑफ का कि आपको इस कॉलेज में कितने परसेंटाइल पर एडमिशन मिल रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 परसेंटाइल से एबव लाना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए एमआईटी मुजफ्फरपुर के अंदर। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए एमआईटी मुजफ्फरपुर के अंदर। अगर बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए मुजफ्फरपुर के अंदर। तो अगर लेदर टेक्नोलॉजी के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा लेदर टेक्नोलॉजी में एमआईटी के अंदर एडमिशन कराने के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 70 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा एमआईटी मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर एडमिशन कराने के लिए। अगर ईसी के कट ऑफ का बात करें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कट ऑफ का, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 80 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर एमआईटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन कराने के लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 85 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 80 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा।
अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग में एमआईटी के अंदर एडमिशन कराने के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कटअप का बात करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि हमारा सीएससी रिलेटेड ब्रांच होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा ब्रांच इसको माना जाता है। अगर इसमें एडमिशन लेने का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा परसेंटाइल माना जाता है 90 परसेंटाइल। बट ये है कि ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, और इस कॉलेज का ये जो ब्रांच है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 85 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन कराने के लिए एमआईटी मुजफ्फरपुर के अंदर। अगर बात करें फ़ी स्ट्रक्चर का, कि अगर आप एमआईटी मुजफ्फरपुर से बीटेक कंप्लीट करते हैं तो आपका कितना फ़ी लगने वाला है 4 साल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का फ़ी सेम लग रहा होता है, और एससी और एसटी का फ़ी सेम लग रहा होता है, ठीक है। तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी का बात करें, यहाँ पर आपको पहले साल के अंदर एडमिशन कराते से 2630 रुपये देना रहेगा। और 2630 रुपये किस किस चीज़ के हमारे 2630 रुपये होते हैं? तो 2630 रुपये में सबसे पहले आपका डेवलपमेंट फ़ी होता है, जो कि आपका 1 साल पर लग रहा होता है। डेवलपमेंट फ़ी आपका 2500 रुपया होता है, और आपका ट्यूशन फ़ी रहता है 120 रुपया, और 10 रुपया रहता है आपका प्रॉपर एडमिशन फ़ी। प्रॉपर एडमिशन फ़ी कितना रहता है? तो केवल 10 रुपया ही रहता है, बट ये आपको टोटल जोड़ करके एडमिशन कराते समय आपको 2630 रुपये देना रहता है कॉलेज को। यानी कि 1 साल के अंदर आप क्लास के लिए, एकेडमिक्स के लिए आप इतना ही पैसा दे रहे होते हैं कॉलेज के लिए, ठीक है। और ट्यूशन फ़ी का बात करें तो ट्यूशन फ़ीस कॉलेज का काफ़ी कम है, 120 रुपया है। 120 रुपया पर सेमेस्टर नहीं, पर ईयर है, यहाँ पर ईयर कर लीजिएगा। सेमेस्टर क्या होता है? तो सेमेस्टर आपका एक टाइम ड्यूरेशन ही होता है, जैसे कि ईयर होता है। ईयर आपका 12 मंथ का होता है, सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो अगर पर ईयर ट्यूशन फ़ी की बात करें तो आपका 120 रुपया रहता है, यानी कि 1 मंथ का कितना ट्यूशन फ़ी? 10 रुपया। मात्र 10 रुपया में आपको कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना कम आपका फ़ी लग रहा है, ठीक है। अगर बात करें एग्ज़ाम फ़ी का, तो एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पर सेमेस्टर लगता है 37 रुपया। सेमेस्टर जैसा कि मैंने बताया कि 6 मंथ का होता है, यानी कि आपका 8 बार 4 साल के अंदर 8 बार आपको एग्ज़ाम फ़ी देना रहेगा 37 रुपया कर करके। ये थोड़ा ज़्यादा हमको लगता है, एग्ज़ाम फ़ी को थोड़ा कम करना चाहिए, बट कोई नहीं, इतना मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे फ़ी हमारे पास तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम फ़ी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है 37 रुपया। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपका 1000 लग रहा होता है पर मंथ अप्रॉक्स। अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका 33 रुपया लग रहा होता है पर मंथ। देखिए, ये जो हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी है तो आपके पर्सनल खर्चेज़ हो गए, यानी कि अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, अगर आप आज पटना रह करके पढ़ते हैं तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपये लग जाता है। यहाँ पर रहने का और खाने का आपसे मात्र 4000 के आसपास ही लिया जा रहा है, यानी कि 4300 ही लिया जा रहा है। तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं अपने बीटेक के अंदर। तो अगर बात करते हैं कि प्रॉपर हमारा कितना खर्चा लगने वाला है, तो आपका अप्रॉक्स 40,000 के अंदर आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा इस कॉलेज में, अगर आप एडमिशन कराते हैं तो। 40,000 में 4 साल, आप समझ रहे, 1 साल का 10,000 रुपया मात्र लगने वाला है, अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। अगर एससी और एसटी कैटेगरी के फ़ी स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका एडमिशन भी 25 रुपये लग रहा होता है, 25 रुपये, जो कि आपको हर ईयर में देना रहेगा, जिसमें डेवलपमेंट फ़ी, एडमिशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी तीनों इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी हमारा 120 रुपये पर सेमेस्टर दिया है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि पर सेमेस्टर नहीं, पर ईयर होगा। पर ईयर आपका ट्यूशन फ़ी जैसे कि 120 रुपये लग रहा होता है, यानी कि 10 रुपया मंथली पढ़ाया जाता है आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी एसटी और एससी कैटेगरी के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है, मात्र 700। आप सोच सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए 3700 और एससी एसटी के लिए 700। यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि सही भी है, वहाँ पर भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो जाता है 3700 और 700, बट सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका एग्ज़ाम फ़ी कम लग रहा है। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी तो सेम ही रहने वाला है, आपका 1000 लगेगा पर मंथ। और मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी भी आपका सेम रहने वाला है, जनरल और ओबीसी के जैसा ही 3300 रुपया पर मंथ, ठीक है। अगर इस कॉलेज से बीटेक कंप्लीट करना हो आपको, और अगर एकेडमिक फ़ी का बात करें कि एकेडमिक फ़ी आपका कितना लगने वाला है, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो 4 साल में मात्र आपका 18,000 रुपया लगने वाला है इस कॉलेज के अंदर, यानी कि 4,500 पर ईयर। 4,500 पर ईयर मात्र आपको इस कॉलेज में पढ़ने के लिए देना रहेगा, और आपका बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा इजीली, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ये तो बात रहा फ़ी स्ट्रक्चर का कि कितना फ़ी लग रहा है। अब बात आता है कि यह सरकारी कॉलेज है तो कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, छात्रवृत्ति है। तो हाँ, हमारे पास स्कॉलरशिप भी हैं। बेसिकली हमारे पास 2 स्कॉलरशिप है, पहला है हमारा प्रगति और दूसरा हमारा पीएमएस, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। अगर प्रगति का बात करें तो प्रगति सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है, ये लड़कों को नहीं मिलता है, बट कोई नहीं,
गर्ल्स को, जैसे कि आप सबको पता है, गर्ल्स पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देता है, खासकर बिहार गवर्नमेंट, क्योंकि गर्ल्स को यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है प्रगति, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, और इससे काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा होता है इस छात्रवृत्ति के अंदर, ठीक है। अगर दूसरा स्कीम का बात करें, PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो बहुत लोग सोच रहे हो ये सिर्फ बॉयज़ के लिए हो रहा होगा, नहीं, ये दोनों के लिए होता है। पोस्ट मैट्रिक्स आपका दोनों के लिए होता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, ये आपको स्कॉलरशिप दोनों को मिल रहा होता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिले, यानी कि यहाँ पर 2 स्कॉलरशिप है, प्रगति और PMS। प्रगति सिर्फ गर्ल्स के लिए है और PMS सबके लिए है एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। अगर बात करें ओवरऑल का कि हमारे पास कितना स्कॉलरशिप 4 साल के अंदर आ जाता है, वैसे तो आपको पर ईयर स्कॉलरशिप आ रहा होगा, छात्रवृत्ति आ रहा होगा। अगर 4 साल का बात करें तो ऐसा मान करके चलिए कि जितना आपका टोटल खर्चा लगने वाला है इस कॉलेज के अंदर, यानी कि मेस फी, हॉस्टल फ़ी, एडमिशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, सबको लेकर के, डेवलपमेंट फ़ी को भी लेकर के जितना खर्चा आपका लगने वाला है, समझिए कि 40 से 50% आपका इस स्कॉलरशिप से ही आ जाएगा पैसा। इतना ज़्यादा पैसा आपका स्कॉलरशिप से मिल रहा होता है इस कॉलेज के अंदर, जो कि काफ़ी एक सही अमाउंट है, जो कि सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा CGPA स्कोर करते हैं, अच्छा परसेंट लाते हैं तो भी आपको मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए मिलेगा। बस जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ये तो बात रहा स्कॉलरशिप का, यानी कि छात्रवृत्ति का। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा, उनके पास 2630 रुपये भी नहीं होंगे एडमिशन के लिए। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे स्कॉलरशिप कब मिलता है, स्कॉलरशिप आते आते 1 साल लग जाता है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास एडमिशन के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए काफ़ी एक सही स्कीम है जो कि बिहार गवर्नमेंट का है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका जितना फ़ी है, टोटल फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, एडमिशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, या फिर और रजिस्ट्रेशन फ़ी, टोटल को इंक्लूड करके, टोटल को देखते हुए, और प्लस में आपका जो स्टेशनरी फ़ी आता है, स्टेशनरी यानी कि जो भी आप बुक्स वगैरह ले रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा जो भी आप लैपटॉप्स वगैरह ले रहे होते हैं, सारा का टोटल इंक्लूड करके आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको लोन मिल रहा होता है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी जाति के हैं, आपको लोन मिल जाएगा। और इस लोन का सबसे खास बात ये है कि अभी इसका इंटरेस्ट रेट मात्र 4% है। मात्र 4% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट पता कीजिएगा तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट 12 से 18% के बीच चलता है, ठीक है। बट इसमें आपको 4% पे पैसा मिल रहा है, और 4% पे ऐसा भी नहीं कि आपको जिस वक्त पैसा मिला उसके नेक्स्ट साल से ही लगने लगेगा, नेक्स्ट ईयर से ही लगने लगेगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में लेते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो आपको सेकंड ईयर में ही लगने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये आपका बीटेक कंप्लीट करने के 2 साल बाद, यानी कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेता है, तो उसके 4 साल बीटेक कंप्लीट करने के बाद प्लस में 2 साल और एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 6 साल बाद आपका इसका जो इंटरेस्ट होता है वो लग रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इसको लेकर के अगर आप इसका FD भी करा देते तो आप उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो एक मेरा सजेशन रहता है बच्चों को कि आपका सिचुएशन कैसा भी हो, फाइनेंशियली सिचुएशन आपका अच्छा हो या फिर ख़राब हो, आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट है, आपके लिए ही है, आपके फ़ायदे के लिए, तो आप इसको लो। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि इलेक्शंस के कारण इसको माफ़ कर दिया गया, एकदम लिया ही नहीं गया बच्चों से। तो हो सकता है आपका किस्मत अच्छा हो यहाँ पर और आपका भी माफ़ हो जाए इलेक्शन के कारण। और ऐसा नहीं कि चुकाते समय भी आपको इकट्ठा पैसा देना रहेगा, नहीं, आपको इंस्टॉलमेंट में देना रहेगा। शायद 12 से 13 साल का टाइम दिया जाता है पैसा चुकाने के लिए। आप समझ सकते हैं 3 या 4 हज़ार का ऐसा मंथली इंस्टॉलमेंट रहता है मैक्सिमम, जो कि आपको देना रहता है। अब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ की, यानी कि कॉलेज के अंदर आपको कौन से फैसिलिटीज़ मिल रहे होते हैं आपके कैंपस के अंदर। तो सबसे पहला चीज़ है कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर तो बेसिक है, आपको मिलेगा ही कोडिंग वगैरह करने के लिए, जो कि आपका कंप्यूटर लैब होने वाला है, जिसके अंदर आप जा करके प्रॉपर 4 साल कोडिंग कर रहे होंगे, अगर आप क्लास के अंदर कोडिंग करते हैं तो, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा सा लाइब्रेरी है इस कॉलेज में, काफ़ी बढ़िया लाइब्रेरी है, जिसमें आपको बहुत सारे बुक्स मिल रहे होंगे। आपका जितना भी सिलेबस का बुक्स है, सारा बुक्स आपको मिल रहा होगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि एडमिशन से पहले ही सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस का बुक्स खरीद लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप एडमिशन लो, कॉलेज पहुँचो, कॉलेज के लाइब्रेरी को चेकआउट करो, लाइब्रेरी में देखो कि कौन सी बुक्स वहाँ पर मौजूद है, वैसी बुक्स भी हैं कि नहीं जिनको जो आपको पसंद है, फिर जो आपको चाहिए होगा। अगर आपको नहीं मिलता तभी लो, वैसे तो जितने बुक्स हैं काफ़ी सफिशियंट है, बहुत सारे बुक्स हैं इस कॉलेज के लाइब्रेरी के अंदर। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको बुक्स भी नहीं लेना है, आपका लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप बुक्स लो। और लाइब्रेरी का जो माहौल होता है, डेकोरम होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है, एकदम पीसफुल रहता है, और एसीज़ वगैरह भी लगी रहती है। तो आपका सबसे बढ़िया चीज़ रहता है कि आप जाकर यहाँ पर
पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ है हमारा ऑडिटोरियम। हाँ, ऑडिटोरियम तो होगा ही, कॉलेज है तो, क्योंकि फेस्ट वगैरह होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, पार्टीज़ वगैरह तो ऑडिटोरियम में ही होंगे। तो इस कॉलेज के अंदर ही काफ़ी शानदार सा ऑडिटोरियम है जहाँ पर आप पार्टी वगैरह, फंक्शंस वगैरह, फेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस भी होती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इंजीनियरिंग में विजुअलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इस कॉलेज में आपको स्मार्ट क्लासेस मिलती हैं, स्मार्ट बोर्ड्स है प्रॉपर, जिसके थ्रू आपको विजुअलाइज कराया जाएगा, काफ़ी चीज़ों को अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। क्लासरूम एंड लैब्स, यानी कि जितने भी ब्रांचेस आपको देखने को मिले, जितने भी आपने ब्रांचेस देखा इस कॉलेज के अंदर, सबके प्रॉपर अलग अलग क्लासेस हैं, क्लासरूम्स हैं, और सबके अलग अलग लैब्स भी है, रिक्वायर्ड लैब्स, जैसे कि आपका केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, BEE लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, सिविल लैब, सारा लैब्स आपको इस कॉलेज के अंदर मिल रहा होगा, ठीक है। अगर बात करें हॉस्टल का, तो हाँ, हॉस्टल तो होंगे ही, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो रेसिडेंशियल तो होगा ही, और आप भी ये प्रेडिक्ट कर रहे होंगे कि मैंने हॉस्टल फ़ी बताया तो हॉस्टल तो होगा ही, तभी तो उसका फ़ी लग रहा है। तो हॉस्टल से काफ़ी सही सही हॉस्टल्स हैं, जैसे कि आपको सिंगल रूम का भी रूम मिल रहा होगा, आपको डबल ट्रिपल जैसा आप रूम चाहो वैसा रूम आपको मिल रहा होगा इस कॉलेज के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर। और हॉस्टल्स में भी अपने काफ़ी अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि टीवी रूम रहता है, जिम रूम रहता है, कॉमन हॉल होता है जहाँ पर आप जाकर के खेल रहे होते हैं, टीवी रूम जो कि आपका हॉस्टल में बहुत बड़ा सा टीवी लग रहा होता है। टीवी रूम का यूज़ कब आता है, जब आपका जैसे मैच वगैरह हो रहा होता है, तो कॉलेज के हॉस्टल्स के जितने बच्चे रहते हैं सारे जुड़ जाते हैं एक ही जगह, और वहाँ पर मैच को देख रहे होते हैं, चीयर अप कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सही चीज़ होता है, होना भी चाहिए। कैफेटेरिया भी है आपके कॉलेज में, कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन, कैंटीन होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ कहाँ जा कर के चिल आउट करेंगे, हैंग आउट करेंगे, इतना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई तो नहीं होना चाहिए। तो कैंटीन भी है इस कॉलेज के अंदर, जहाँ पर आप जा कर के अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, गाना गा सकते हैं, हम गाना भी गा सकते हैं, सब कर सकते हैं खुद के अंदर। आपका कॉमन रूम्स होंगे। कॉमन रूम्स क्या होता है, कॉमन रूम्स मतलब क्या, कॉमन रूम्स यानी कि जो जो कॉमन होंगे, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच जो कॉमन होते हैं, जहाँ पर आप बैठ कर कोई डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। आपका कॉमन रूम जो कि सीनियर और आपके साथ कॉमन होगा, जहाँ पर आप बैठ करके सीनियर से के साथ बैठेंगे, वहाँ पर उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी रिसर्च वगैरह पर काम कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स सेंटर, हाँ, स्पोर्ट्स सेंटर भी काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर इस कॉलेज का, जहाँ पर आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आपका बैडमिंटन हो गया, सारा लगभग सारा का सारा स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर कराया जाता है, आउटडोर इंडोर दोनों, ठीक है। अगर बात करें अगर क्रिकेट का, तो क्रिकेट में एक उमंग है, ठीक है, MIT मुजफ्फरपुर के अंदर एक उमंग इंटर कॉलेज क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस को बुलाया जाता है और उनको एक साथ खिलाया जाता है, और होस्ट करता है MIT मुजफ्फरपुर। और वहाँ से फिर प्रॉपर आपका टूर्नामेंट, फाइनल, सेमीफाइनल मैच चल रहा होता है, और प्रॉपर एक जैसे कि हमारा वर्ल्ड कप होता है वैसे हो रहा होता है, ठीक है। गार्डन भी आपका, जाहिर सा बात है, आपका कैंपस है तो कैंपस में गार्डन होगा ही, क्योंकि फ्रेशनेस है, ग्रीनरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बैठना होता है आपको, कैंपस में बैठ करके पढ़ाई करना रहता है, क्योंकि रूम में कितना ही पढ़ोगे, तो बाहर आपको अच्छा सा गार्डन भी मिल रहा होगा। तो फाइनली अब हम लोग बात करें हमारे प्लेसमेंट्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है। कोई भी बच्चा कॉलेज ज्वाइन करने से पहले प्लेसमेंट से देखता है, क्योंकि एट द एंड क्या चाहिए हम लोग को, प्लेसमेंट से चाहिए, जॉब से चाहिए। तो MIT मुजफ्फरपुर का क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पुराना कॉलेज, तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी काफ़ी सही सही लग रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारे बच्चों का प्लेसमेंट्स हुआ है ORC इंजीनियरिंग PVT एंड LTD में एज अ साइट इंजीनियर हुआ है, जिनका पैकेज है 3 LPA। 3 LPA यानी कि 3 लाख पर एनम। देखिए, इनिशियल पैकेज आपका हो सकता है कम हो, बट इनिशियल पैकेज इतना ही रहता है, ये आपका ट्रेनिंग फेज का रहता है, ठीक है। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, 2 मंथ या फिर 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद आपका फी लाइक ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल पैकेज 3 लाख इज़ गुड। अगर और प्लेसमेंट्स का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे MTech के जो कि स्टूडेंट रह चुके हैं, वे 16 स्टूडेंट लेक्चरर सिलेक्ट हुए थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, 16 आप समझ सकते हैं, 16 बच्चे एक ही कॉलेज के MTech के बच्चे जो कि प्लेस्ड होते हैं डिप्लोमा कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर। तो ये भी काफ़ी सही है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech करना बड़ा बात होता है, यहाँ से MTech भी करने के बाद क्या कोई फ़ायदा होने वाला कि नहीं, फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट यानी कि 3 स्टूडेंट 2019 बैच से प्लेसमेंट लिए थे संपूर्णा EV PVT एंड LTD के अंदर। कितने के पैकेज पर, तो 5 LP यानी कि 5 लाख पर एनम, यानी कि 5 लाख सालाना पैकेज पे इनका प्लेसमेंट हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिव्या कुमारी जो कि मैकेनिकल ब्रांच की थी, जिनका प्लेसमेंट हुआ था एल्स्टॉम में 6.8 LPA के पैकेज पे, यानी कि सालाना पैकेज इनका 6.8 लाख का था इनका प्लेसमेंट्स का, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि बिहार का नंबर 1 कॉलेज है भाई, इसमें इतना कम प्लेसमेंट्स क्यों जा रहे हैं। देखो, प्लेसमेंट्स जो है जैसे कि काफ़ी पुराने हैं, अभी जो नए प्लेसमेंट ब्राउजर थे वो नहीं मिला इस कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। मैं बस इतना दिखाना चाहता हूँ यहाँ से आपका प्लेसमेंट्स होता है, और ऐसा नहीं कि इतना ही अमाउंट पर होता है, यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स भी हुए। आपका 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख का प्लेसमेंट आपका इस कॉलेज से हुआ है,
ठीक है। अगर इसका ओवरऑल प्लेसमेंट्स का बात करें तो ओवरऑल प्लेसमेंट इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से अप्रॉक्स 90% बच्चा 90% प्लस स्टूडेंट का प्लेसमेंट लग जाता है, और जो 10% भी बचते हैं वो 10% खुद के मन से बच रहे होते हैं, खुद के मन से प्लेसमेंट छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे इस कॉलेज के बाद सोचते हैं कि हम सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो कि इस कॉलेज से पास आउट होने के बाद जिन्होंने बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम फोड़ा है, जो कि अभी डीएम या फिर एसडीएम में बहुत सारे जगह पर, तो इनका सिविल सर्विस का भी रिकॉर्ड काफ़ी सही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अप्रॉक्स 90% प्लस बच्चों का आपका प्लेसमेंट हो रहा होता है हर साल। और अगर एवरेज पैकेज का बात करें तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 5 लाख माना जाता है, यानी कि 5 लाख ये काफ़ी कम, ये पुराना डेटा है, नया डेटा अभी आया नहीं है। मैं श्योर करता हूँ कि नया डेटा इससे भी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, इसका पुराना डेटा ये 5 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर हाईएस्ट पैकेज का बात करें तो हाईएस्ट पैकेज आपका 30 लाख है, यानी कि 30 लाख एक साल का 30 LPA, एक साल का आपका 30 लाख इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है। और इस कॉलेज से ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि पास आउट होने के बाद किसी और कंपनी में काम करते करते एक्सपीरियंस लेने के बाद गूगल में भी प्लेस्ड हुए हैं। गूगल आपको पता है जो कि 1 करोड़ का पैकेज दे रहा होता है, तो उस कंपनी में भी गए हैं इस कॉलेज के स्टूडेंट। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। नया डेटा, नया ब्रोशर अभी निकल करके आया नहीं है, बस मेरा मोटिव ये था कि आपको शो करना कि प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। और यकीन मानिए इस कॉलेज से काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और होप करते हैं कि आपके अंदर इस कॉलेज के रिगार्डिंग जितना भी डाउट हो रहा होगा सारा क्लियर हो रहा होगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि कॉलेज कैसा है, कट ऑफ कितना है, प्लेसमेंट्स है कि नहीं, फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, सारा चीज़ आपका क्लियर हो रहा होगा। तो आखिर में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको यहाँ से कुछ थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है एडमिशन के साथ भी और एडमिशन के बाद भी। एडमिशन के बाद में भी आपको इस पर कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी फ़ायदे वाला चैनल रहने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।